इस शासन काल में खुलेआम गाजर मूली की तरह चोटियां उखाड़ी जाती हैं और यह सरकार मूक बनी रहती है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे और यदि महादेव साक्षी हैं तो मैं आह्वान करता हूं कि फिर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब हमारा तिलक ही नहीं रहेगा, जब हमारी चुटिया ही नहीं रहेगी, जब मेरा ये उपनयन संस्कार हमारे पूर्वजों ने जो किया है, जब ये मेरा जनेऊ ही नहीं रहेगा, तो इस समाज में रहने का मतलब है 100 के समान। और हम जब अपने जनेऊ की रक्षा नहीं कर सकते, अपने चुटिया की रक्षा नहीं कर सकते, तो हमको भाजपा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने बच्चों की रक्षा क्यों करेंगे? जानते हैं कि आरक्षण को किस तरह मंडल कमीशन लागू करने के लिए किस तरह हम लोग का दमन किया गया। वे दिन मुझे याद है, अभी भी जब मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा सड़क पे निकलेगा तो मेरा अपना बच्चा कहीं हमसे दूर न रह जाए। इसीलिए मैं आह्वान पुनः करता हूं कि आप सड़कों पे निकलिए, बच्चे जहां पढ़ रहे हैं पढ़ें। और अब ये भाजपा सरकार से हम लोगों का विश्वास उठ रहा है, हम लोग इसको कदापि वोट नहीं देंगे। पहले तो ऐसा नहीं था कि हाँ भाई 10 दोस्त बैठे हुए हैं कॉलेज के अंदर और हंसी खुशी बात कर रहे हैं। दोस्ती में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, चाहे वो बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो। लेकिन अगर उसमें से जाके कोई कह रहा है कि इसने हमारे सवर्ण की स्थिति यही हुई, फुटबॉल की तरह बने हुए हैं। कभी वो कांग्रेस में थे, उनको लगा कि हमको वहाँ सम्मान मिलेगा, फिर अनेक VP सिंह आए, उसके बाद पार्टियां टूटी और कहता है जाति की राजनीति हुई, कुछ लोग इसमें गए उसमें गए, वहाँ सम्मान मिलेगा। लेकिन फॉरवर्डों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 30 सालों में आपकी स्थिति नाली किनारे के कीड़े की तरह हो जाएगी, क्योंकि आपके पास न उतनी हिस्सेदारी है न उतनी भागीदारी रह जाएगी। जो भी क्षमताएं हैं वो आप सुन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हम बीजेपी वोटर थे, आने वाले समय में 27 का चुनाव है और हम बता देंगे कि हम चुनाव में आपके साथ नहीं हैं और आपको वोट नहीं देंगे। अगर आप ऐसे ही हमारे ऊपर हमें दबाते चले जाएंगे तो मैं साथ नहीं खड़ा रहूंगा। दूसरी चीज, जो आपके ऊपर अत्याचार करते थे वो अभी आज नहीं है, जो अत्याचार सहते थे वो अभी नहीं है। तो यह तमका हमें क्यों यह सरकार में बतावे, नहीं बताएगी तो इस अगर उनको सरकार चलानी है तो उनको सवर्णों के ऊपर से यह एक्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे बच्चों के, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का को भी अपना दोस्त बना लेते थे। अब क्या है, पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारा नाम क्या है, नाम पूछेंगे तब दोस्त बनाएंगे। क्योंकि अगर नहीं बना, अगर मान लीजिए बना लिए, कुछ बात हो गई तो पता चलेगा कि हमारे ऊपर ही लगा देंगे। तो अब तो ये हो गया है कि हमको वहां पर भी, जहां पे ऐसी जगह थी जहां सब बराबर होते थे, वहां पर भी बांट दिया गया है। समाज है, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बड़ा इंट्रो हो गया। पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या कहेंगे, UGC एक्ट आया है? मैं राजेश नारायण दुबे, अधिवक्ता और टैक्सेशन की वकालत करता हूं, यहाँ पे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे भी हूं। अगर एक शब्दों में कहा जाए इस एक्ट के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को तत्काल इस एक्ट को वापस ले लेना चाहिए। ये काला कानून है हमारे उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चूंकि बहुत समय नहीं रहता है इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं इस कानून का विरोध करता हूं और इसके वापस लेना चाहिए। यदि अनुसूचित जनजाति और भी जो OBC के छात्र हैं या उनके समर्थक हैं, अगर वे ये समझते हैं कि ये एक्ट उनके लिए लाभकारी है, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में दोनों पक्षों के लिए हानिकारक हैं। अब आप सवाल करेंगे कैसे हानिकारक हैं, तो जो फॉरवर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये हानिकारक है कि इस एक्ट को लाया गया है और यदि कोई OBC समाज का बच्चा, SC ST समाज का बच्चा, दिव्यांग बच्चा हमको आरोपित कर देगा कि इन्होंने हमको कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है, तो हम उसके दोषी सिद्ध हो जाएंगे। इससे छात्रों के अंदर एक डर का माहौल व्याप्त होगा। अब दूसरा प्रश्न ये है, मैंने कहा कि OBC के छात्रों और SC ST के छात्रों के लिए क्यों ये उचित नहीं है, तो इस संदर्भ में भी आपको बताना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस एक्ट को बनाया है। इस एक्ट में इतना कंफ्यूजन है कि अगर लोग समझते हैं कि ये मेरे हित का है, तो हम लोग विद्यार्थी जीवन में, मुझे याद है हम लोग जब जाते थे शिक्षण संस्थाओं में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो हम लोग डेलीगेशन हॉस्टल में ये नहीं देखते थे कि वे बच्चा किस समाज का है, किस जात का है, किस धर्म का है, उसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है। हम सिर्फ ये देखते थे कि ये मेरा दोस्त है और हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। हमारे अंदर वैमनस्य नहीं था। अब क्या होगा कि उस शिक्षाओं में छात्र दो भागों में बढ़ जाएंगे। हमको चिंता ये रहेगी कि हमारे ऊपर हमारे साथ का यादव साथी, हमारे साथ का SC ST वर्ग का साथी हमारे ऊपर आरोप लगा देगा, हमारे मन में कहीं नहीं कहीं भय व्याप्त रहेगा और हमारे एजुकेशन पे, हमारे कैरियर पे इसका प्रभाव पड़ेगा, हम उससे दूर होने लगेंगे। दूसरे जो विद्यार्थी वर्ग OBC के हैं, SC ST के हैं, उनके मन में ये भावना आएगी कि अमुक जाति, अमुक धर्म का व्यक्ति, हमारा छात्र हमसे बात नहीं कर रहा है। ये दो छात्रों के बीच में जो सरकार ने वैमनस्यता को भरने का काम किया है सिर्फ अपने वोट की राजनीति के लिए, मैं उसका पूर्ण जोर से विरोध करता हूं और इस काले कानून को तत्काल आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर तत्काल इसको वापस लेने के लिए सरकार से मांग करता हूं। दूसरी अपील एक और है मेरी कि हमने आरक्षण का वे काला कानून भी देखा है, मंडल कमीशन भी देखा है, जिसमें हमारे अनेक साथी हम लोगों से बिछड़ गए। उस समय मैं भी विद्यार्थी जीवन में था, मैंने भी इंटर पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया था और वहां पे हम लोग सड़कों पे निकल गए। तो सबसे पहले तो मैं अपने वर्ग के छात्रों से, अपने बच्चों से ये अपील करना चाहूंगा कि वे रोड पर नहीं निकलें, अपने कैरियर को सुधारें। वैसे भी बहुत आरक्षण लागू है, बहुत हमारे बीच में कंपटीशन है, हम वहां तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। साथ ही साथ मैं अपने वर्ग के सभी अभिभावकों का, सभी माता पिताओं का, उनसे यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप सड़क पर निकलिए, हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे। हम सड़क पर निकलेंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे। हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे वह अध्ययनरत रहें, वह जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, वे निश्चिंत होकर पढ़ें और हमारा यह अब दायित्व है कि हम सड़कों पर निकलें। यदि आत्मदाह करना हुआ, यदि मरना हुआ, यदि कटना हुआ तो अभिभावक मरेंगे, कह रहे हैं नहीं मरेंगे। मंडल कमीशन के बाद सबसे बड़ा आक्रोश जो सवर्णों में अब देखा जा रहा है, सवर्ण ये कह रहे हैं हम साहब आपके लिए बदनाम हो गए, बीजेपी को हम कंधों पर ढोकर लेकर आए। अब चौक चौराहों पर ये खबर चल रही है, ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, सवर्ण सम्मान का भूखा होता है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है और मंदिर उंदिर बनी रहा है, ये कानून का विरोध क्यों करना है? निश्चित तौर पे मंडल कमीशन के बाद सरकार ने जो जातिगत मतभेद पैदा किया है इस कानून से किया है और अब श्रवण क्लास का, फॉरवर्ड क्लास के किसी भी वर्ग का तो सम्मान रही नहीं गया है। इस शासन काल में खुलेआम गाजर मूली की तरह चोटियां उखाड़ी जाती हैं और ये सरकार मूक बनी रहती है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे और यदि महादेव साक्षी हैं तो मैं आह्वान करता हूं कि फिर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से जानी चाहिए। जब हमारा तिलक ही नहीं रहेगा, जब हमारी चुटिया ही नहीं रहेगी, जब मेरा ये उपनयन संस्कार हमारे पूर्वजों ने जो किया है, जब ये मेरा जनेऊ ही नहीं रहेगा तो इस समाज में रहने का मतलब है 100 के समान। और हम जब अपने जनेऊ की रक्षा नहीं कर सकते, अपने चुटिया की रक्षा नहीं कर सकते तो हमको भाजपा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने बच्चों की रक्षा क्यों करेंगे, कैसे कर पाएंगे? क्यों मैं बार बार कहता हूं कि हमारे बच्चों को सड़कों पे निकलने की, सबको निकलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोग जानते हैं, हमारे में से अधिकांश जो हमारे साथी खड़े हैं वे जानते हैं कि आरक्षण को किस तरह मंडल कमीशन लागू करने के लिए किस तरह हम लोग का दमन किया गया। वे दिन मुझे याद है। अभी भी जब मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा सड़क पे निकलेगा तो मेरा अपना बच्चा कहीं हमसे दूर न रह जाए, इसीलिए मैं आह्वान पुनः करता हूं कि आप सड़कों पे निकलिए, बच्चे जहां पढ़ रहे हैं पढ़ें। और अब ये भाजपा सरकार से हम लोगों का विश्वास उठ रहा है, हम लोग इसको कदापि अब वोट नहीं देंगे। इसी के साथ पुनः एक बार UGC का एक कानून वापस हो।
मैं एक आंकड़ा बता दूं, CSDS की रिपोर्ट ये कहती है कि बीजेपी में ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया। 80% 90% ब्राह्मणों ने लोकसभा और विधानसभाओं में बीजेपी को वोट दिया। राजपूतों ने लगभग 90% से ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया। कायस्थों ने दिया। अगर सीधे सीधे मैं बताऊं तो 100% में से लगभग 98% वोट बीजेपी का को जाता है सवर्णों का। और सवर्णों को इस तरह का कानून, और जिसमें ना दलील है, ना अपील है, ना वकील है। आइए बातचीत करें। वकील कागज की बात करता है, वकील तथ्यों की बात करता है। आपके बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उनको कई तरह की देखा जाए कंपटीशन बीट करना पड़ता है। आरक्षण की मार है, तमाम वो सारी चीज़ें। अब वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कोई उनके ऊपर आरोप लगा दे, ऐसा चौक चौराहों पर गार्जियन का कहना है, और उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। क्या कहेंगे? मैं गीता अग्रवाल, एडवोकेट, इनकम टैक्स और सेल टैक्स की प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ। मेरा यही कहना है कि पहले से जब कानून चला आ रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए पहले से रिजर्वेशन है, उन विद्यार्थियों के लिए पहले से ही लॉ बना हुआ है। तो ये काला कानून सरकार ने किस अधिकार से लाया कि समाज को बांटा जा सके? पहले तो ऐसा नहीं था कि हाँ भाई 10 दोस्त बैठे हुए हैं कॉलेज के अंदर और हंसी खुशी बात कर रहे हैं। दोस्ती में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, चाहे वो बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो। लेकिन अगर उसमें से जाके कोई कह रहा है कि इसने हमारे साथ ये बात किया, तो क्या हमारे बच्चे रस्टिकेट हो जाएंगे उस कॉलेज से? उनको डिग्री नहीं मिलेगी? ये कहाँ का भारत निर्माण की बात किया जा रहा है कि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, चाहे लड़की चाहे लड़का किसी तरीके से भी है। पहले सिद्ध करने के लिए क्यों ये कानून बनाया गया है कि सिद्ध करेंगे? क्यों सिद्ध करेंगे भाई? दोनों एक साथ एडमिशन लिए हैं, दोनों एक ही साथ उस कैंपस में एंट्री कर रहे हैं। बहुत तरह से बातें होती है कि अरे मार्क्स कम आए गए, तुम पढ़े नहीं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आदमी बात भी करता है। तो इसका क्या मतलब कि उसको डिग्री नहीं दिया जाएगा? बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह आ गया है समाज में कि बच्चा डर के कैसे पढ़ेगा? आप बताइए। एक बच्चे ने कहा, वो चलिए मान लीजिए एक SC ST ने एक सवर्ण पे जाके कर दिया कि आरोप लगाया, तो उस आरोप को सिद्ध करने का अधिकार केवल सवर्ण का है। सिद्ध करने जाएगा, उसके ऊपर कितना मानसिक तनाव आएगा, उस तनाव से पेरेंट्स कितना तनाव में रहेंगे। ये सोचिए, वो घर पे आके फ़ोन करेगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो समाज में पेरेंट्स का भी जो कमा रहे हैं, उन बच्चों को फीस का पैसा भेज रहे हैं, वो भी तो चैन से नहीं रहेंगे। उनको भी लगेगा अरे मेरे बच्चे के ऊपर ये कानून न लग जाए। फिर हमारे उस बच्चे के पेरेंट्स जाएंगे, फिर वो जो बच्चे को कहा गया है उसके पेरेंट्स आएंगे। आप बताइए, ये तो समाज में पूरी तरह से लड़ाने का काम है। सरकार से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इस तरह का कानून वो बनाए जिससे समाज में व्यवस्था पहले। आपको लग रहा है एक अधिवक्ता के तौर पे आर्टिकल 14 जो समानता की बात करता है, समता की बात करता है, और कोई भी कानून अगर भारत में लागू होता है वो समान रूप से सबके ऊपर लागू हो, तो ये कानून कहीं कोर्ट में ठहरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ठहरेगा। तो सरकार ऐसी कानूनी बना रही है बीजेपी की, कानून वो जाके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ दलील होता है, फिर ये वापस लेते हैं। तो ऐसा कानून ही क्यों बनाना? किसान कानून बनाए, आखिर वापस लिया इन्होंने। आप बता दें, इनके द्वारा बनाए गए कानून का इम्प्लीमेंट हो पा रहा है सही ढंग से? हम क्या देख रहे हैं देश के अंदर? ये सब कानून किस आहत है इस कानून से? बिल्कुल आहत हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या दिया गया है पूरे पब्लिक को, मतलब पूरे भारतीयों के लिए 14 बनाया गया है, उसको पढ़ना चाहिए। और 15 भी बनाया गया है, उसको भी देखना चाहिए। फिर सरकार को ऐसे कोई कानून लाना चाहिए। आप सबसे ज़्यादा वायरल हैं, क्या कहेंगे? जब वोट की बात होती है तो अब लोग कह रहे हैं कि सवर्ण सम्मान का भूखा होता है, कानून उन्हों से क्या लेना देना है? सवर्ण सबसे पहले मेरा नाम आशुतोष शुक्ला, मैं टैक्सेशन का वकील हूँ। और आप आते रहते हैं, और आप आते रहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जो लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है, जो मतलब नेशनल चैनल हैं या चीज़, वह वास्तविक। अरे नेशनल चैनल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वह आज तक पे आवाज़ें नहीं। मेरी बात सुनिए, वही मैं कहा कि वो उनका जो दायित्व था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोग आए और लोगों की आवाज़ कल तक आम जनमानस तक पहुंच पा रही है। नहीं तो यह सरकार पूरे तरह से लोगों के अधिकारों का, लोगों के मतलब कर्तव्यों का, हर चीज़ों का क्या बोलता है, मौलिक हनन कर रही है।
मीडिया को तो एकदम समाप्त कर दिया, जिसके कारण आज क्या होता है बहुत सी चीज़ें वो अपना मीडिया चला रहे हैं, आईटी सेल चला रहे हैं और चला रहे हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो कहते हैं ये आईटी सेल नहीं है, मेरा अपना खबर है। और जो कहता हूँ उनके विपरीत चीज़ें आते वो कहते हैं आईटी सेल का है और ये एडिट करके बनाया गया है। यह मानसिक और लोग इस मानसिकता से परे इस चीज़ को मान रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि सवर्णों का मतलब सम्मान, वास्तविक रूप से सवर्ण की स्थिति यही हुई, फुटबॉल की तरह बने हुए हैं। कभी वो कांग्रेस में थे, उनको लगा कि हमको वहाँ सम्मान मिलेगा, फिर अनेक बीपी सिंह आए, उसके बाद पार्टियां टूटी और कहता है जाति की राजनीति हुई, कुछ लोग इसमें गए उसमें गए, वहाँ सम्मान मिलेगा। लेकिन वास्तविक रूप से सवर्ण का कहीं कोई सम्मान नहीं रहा। और जिस सरकार से इस सवर्णों को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, आज कहीं ना कहीं सवर्ण सबसे ज़्यादा आहत हैं। वास्तविक रूप से आप देख लीजिए कि हमें नहीं लगता था कि सनातन पे, हिंदुत्व पे अभी चल रहा है, आप देखे होंगे। दूसरी लीजिए यूजीसी लीजिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सवर्ण विरोधी व्यवस्थाओं को बता रहे हैं। इनकी मानसिकता मान लिया गया है कि सवर्ण शोषण करता ही है क्योंकि इनके पूर्वजों ने शोषण किया है। अरे भाई, पूर्वजों ने क्या किया? अगर पूर्वजों ने किया होता तो हम आप यहाँ नहीं होते। उनके क्या घर बच्चे पढ़े नहीं, उनके घर बच्चे आगे नहीं बढ़े। आप देखिए अम्बेडकर साहब की बात करिए, अम्बेडकर का इतिहास उठा के देखिए, वो किसके घर शिक्षा लिए? अम्बेडकर से ही शुरू कर लीजिए, वो किसके घर से? ब्राह्मण के घर शिक्षा लिए। उनको जो अम्बेडकर नाम दिया गया वो किसने दिया? ब्राह्मण ने दिया। अगर ब्राह्मणों ने शोषण किया होता तो अम्बेडकर जिसको आज ये लोग पूछते हैं, कहते तो फिर अम्बेडकर को कहाँ रहते? ये सब चीज़ें केवल हाँ, दूसरी चीज़ मैं यह मान लिया हूँ कि भाजपा के पास स्वस्थ मस्तिष्क रह नहीं गई है। उनके पास बीच सोचने विचारने की शक्ति नहीं रहेगा और वो जो कानून बना रहे हैं वो अपने पतन का कारण तैयार कर रहे हैं। चाहे वो सनातन को लेके चीज़ें हों, अभी आप देखिए आज पेपर में दिया हुआ मथुरा में संत जी के साथ क्या बोलता है, ये बताइए मंदिर और किसका था? सनातन का था, व्यवस्था थी, और सनातन की सरकार, और उसमें सनातन पीटे जा रहे हैं, सवर्ण पीटे जा रहे हैं। रही बात दूसरी, आपने कहा यूजीसी पे, यूजीसी एक ऐसा कानून है, यदि कुछ लोग हमने बात किया, बातें जैसे हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अरे उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं, हमने कहा अगर उसमें कुछ ऐसा फायदे की चीज़ लिखा ही नहीं है तो फिर लागू क्यों किया गया? किस चीज़ लाया गया? ये जानते हैं क्या? ये चोरी से लाया गया है व्यवस्था, और बाद में इसमें अमेंडमेंट करके 2-4 चीज़ें पुनः ऐसी चीज़ें बढ़ा दी जाएंगी। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जब कानून रहेगा तो उसमें रद्दो बदल करके बहुत सी चीज़ें जोड़ देंगे। और वास्तविक रूप से तत्काल में इस कानून का विरोध, जो इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आपने आरोप लगाया, आप ही सिद्ध करिए, और उसके बाद यदि आपके कल तो आप गलत हो गए कि नहीं उन्होंने गलत आरोप लगाया था, तो आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। और चीज़ें बता रहे हैं कि आर्थिक रूप से उनके ऊपर क्या होता है, आपके ऊपर आरोप लगेगा तो किसके पास जाएंगे? उन्हीं लोगों के। वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों, जैसे उन लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी सरकार से कि यदि ऐसा कुछ नहीं तो इस कानून को लाने की ही क्या ज़रूरत थी? हम और आप एक साथ बेमनस्ता फैलेगा। मान लीजिए सवर्णों का विद्यालय है, कह रहे हम सवर्णों को ही एडमिशन लेंगे और किसी अन्य विद्यालय को बच्चों को नहीं लेंगे, तो फिर वहाँ भी एक समस्या बनी। हर जगह समाज में ये बेमनस्ता, केवल ये फूट डालो राज करो जो पुरानी व्यवस्था थी। आप लोग क्या करेंगे? हम एक गार्जियन के तौर पर, हम एक प्रभुत्व वर्ग हैं, अधिवक्ता हैं। मैं यह सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र करता हूँ कि अपने बुद्धि को सुधारें और शुद्धि के साथ इस कानून को, सनातन को, हर चीज़ को, जो लोगों का आस्था का विषय आप में था उसको संभालें, अन्यथा की स्थिति में आपका सर्वनाश होना सुनिश्चित है। सर आप क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? ये कानून बहुत ही फालतू है और वाहियात है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये मात्र और मात्र सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे टैक्स एडवोकेट एक्ट में इन्होंने बदलाव किया था गुपचुप तरीके से, हम अधिवक्ताओं ने संघर्ष किया, विरोध किया, अंत में वापस हुआ। ये बिल वैसा ही है। और सवाल आपने कहा कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, तो इस देश में आर्टिकल 14 का उल्लंघन बहुत दिनों से होता आ रहा है और आगे भी होता आएगा ही। एक समय ऐसा आएगा जो संविधान को ही बदल देंगे लोग। यहाँ सिर्फ वोट की राजनीति होती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसी उतनी भागीदारी। तो मैं सिर्फ फॉरवर्डों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 30 सालों में आपकी स्थिति नाली किनारे के कीड़े की तरह हो जाएगी, क्योंकि आपके पास न उतनी हिस्सेदारी है न उतनी भागीदारी रह जाएगी। जो भी क्षमताएं हैं वो आपके अंदर हैं, इसी वजह से आप स्टैंड करते हैं, इसलिए आप डोमिनेट करते हैं। आपकी क्षमताएं छीन ली जाएंगी, आपको प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, समाज में वैमनस्य उत्पन्न होगा। इसका क्या मतलब है?
भाजपा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक उम्मीद जगी थी कि ऐसी पार्टियां हैं, ऐसी पार्टी अपने आप को स्वच्छ कहती थी। आप लोग कोर वोटर हैं। हम लोग कोर वोटर थे, है नहीं, कोर वोटर थे। वजह ये थी कि हम लोग सबको देख चुके थे, तो हम लोग इसको एक आशावादी नजरों से देखे थे। लेकिन ये भी वैसा ही काम कर रही है जैसा और लोग करते थे, उससे भी खराब कर रही है। और ये सही कह रहे हैं भाई साहब, उससे भी ये खराब कर रही है। तो हमसे इससे क्या मतलब है? इसका विरोध करेंगे, बुजुर्ग हम अधिवक्ता लोग उसका विरोध करेंगे। और जब गार्जियन के तौर पे आप आहत हैं। आहत हैं, बहुत आहत हैं। इसका विरोध होना चाहिए, सबको करना चाहिए। नहीं होगा तो आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। विष्णु तिवारी जेल में गए, SC ST एक्ट लगा, 20 साल बाद छूट के आए हैं। कोर्ट ने कहा कि आप निर्दोष हैं, घर बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया। है ना, कौन भरपाई करेगा उसका? कौन भरपाई करेगा? अच्छा आपने उठाया कि विष्णु तिवारी जी को 20 साल बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। क्या वह 20 साल का समय वापस आ सकेगा? क्या जिन्होंने आरोप लगाया था वह 20 साल का समय उनको देगा? उनकी पूरी की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई होगी। कहाँ जाएंगे विष्णु तिवारी जी? जमानी जेल में गई, क्या कर लेंगे? उनके ऊपर लाख वे छूट गए हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन वह सब लोग नहीं जानते होंगे। अब वह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अपने गले में लटका ले और पूरे भारत में भ्रमण करें कि मैं SC ST से मुक्त हो चुका हूं। क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर वह मुक्त हो गए, क्यों नहीं भारत सरकार या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह रही है कि इनका वह 20 साल का समय वापस किया जाएगा। उनको आज की भी डेट में वही 20 साल की पुरानी अवस्था में रखा जाएगा और वही सुविधाएं, वही शैक्षणिक जो उनको अधिकार थे प्राप्त कराए जाएंगे, उनके बच्चों को प्राप्त कराया जाएगा। सर, आप युवा हैं, अधिवक्ता हैं, कानून को समझते हैं। UGC एक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? ये हायर एजुकेशन में लागू होगा और जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं मानेंगे, मान्यता तक छीन ली जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार पांडे है, मैं भी अधिवक्ता हूँ। आप सब हमारे सीनियर हैं। देखिए, अभी अब बताए ना, विष्णु तिवारी का नाम लिया। 20 साल का जो तमका उन्होंने झेला, वो तमका का जिम्मेदार कौन? आखिर इस ST एक्ट के साजिशतन उन्हें जेल में डाला गया, उनकी जवानी छीनी गई, उनके परिवार को सदा जिंदा नहीं रहा। अब वो क्या करेंगे? सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और सरकार बतावे। दूसरी चीज, आज का जो परिवेश हो गया है वो ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने जो लगा दिया हम शांत होकर सुन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हम बीजेपी वोटर थे। आने वाले समय में 27 का चुनाव है और हम बता देंगे कि हम चुनाव में आपके साथ नहीं हैं और आपको वोट नहीं देंगे। अगर आप ऐसे ही हमारे ऊपर हमें दबाते चले जाएंगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा रहूंगा। दूसरी चीज, अभी ST एक्ट के बारे में बात हो रहा था। जो आपके ऊपर अत्याचार करते थे वो अभी आज नहीं है, जो अत्याचार सहते थे वो अभी नहीं है। तो यह तमका हमें क्यों? यह सरकार हमें बतावे। नहीं बताएगी तो इस एक्ट का, इस सरकार का, दोनों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपका नाम? विनय कुमार पांडे। कभी आप वोटर थे? बिल्कुल थे, हम 2 बार वोट दिए और अब बिल्कुल नहीं देंगे। अगर ये सरकार ऐसा काम करेगी तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो सम्मान दे के आएंगे, हम वोट नहीं देंगे, तो सम्मान दे के आएंगे। सम्मान हम अपने आप बना लेंगे। इनके सम्मान पाने सम्मान नहीं चलेगी मेरी। सम्मान हम सम्मानित जाति पैदा ही हुए हैं, हम सम्मानित हैं। सम्मान अपना खुद बनाते हैं, इनके देने सम्मान नहीं मिलेगा हमको। कानून में ये मान लिया गया है, चौक चौराहों पर सवर्ण लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हम दोषी हैं और आपके पूर्वज ने अत्याचार किया था। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि ये जो UGC कानून है वो संविधान का हत्यारा है, संविधान विरोधी है और संविधान को खत्म किया जा रहा है। वो एकदम 100% सत्य कह रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। संविधान का पूरी तरह से खत्म करते हुए मनमाना कानून लागू किया जा रहा है जो एक पक्ष का सपोर्ट करता है। इसमें सवर्णों के सम्मान की और सुरक्षा दोनों खतरे में है और हम इस UGC एक्ट के पूरे विरोध में हैं और आगे भी विरोध में रहेंगे। सरकार को ये एक्ट हटाना पड़ेगा। अगर उनको सरकार चलानी है तो उनको सवर्णों के ऊपर से ये एक्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे बच्चों के, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का सम्मान और सुरक्षा दोनों खतरे में है। कहा जा रहा है जिसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा। हम कहाँ तक सिद्ध कर पाएंगे इस चीज को? हम कहीं नहीं सिद्ध कर पाएंगे। हमारे बच्चे डर जाएंगे, वो बिना अपराध के फंस जाएंगे। वो पढ़ने गए हैं,
वो कोई अपराध करने या अपने अपराध को सिद्ध करने के लिए नहीं गए हैं। ये आप एक सीढ़ी ला के खड़ी कर दिए हैं, एक कसौटी पे तौल रहे हैं उनको कि आप अपराधी बनेंगे। वो हमारे बच्चे न चाहते हुए भी गलत कदम उठा लेंगे सिर्फ भय के कारण। आगे का क्या रास्ता है? आगे का रास्ता यही है, रुकेंगे कि डटेंगे कि लड़ेंगे? डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सम्मान के लिए सड़क पे उतरें और इस पूरे एक्ट का पुरजोर विरोध करें और इस एक्ट को समाप्त कराने के लिए सरकार से अपील करें और सरकार को यह अपील स्वीकार करनी पड़ेगी। जनहित याचिका तभी सवर्ण अब उनको वोट देगा, अन्यथा नहीं देगा। सर क्या कहेंगे? कहना क्या है, पहले तो हम लोग स्कूल में या विद्यालयों में जाते थे तो किसी को भी अपना दोस्त बना लेते थे। अब क्या है, पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारा नाम क्या है, नाम पूछेंगे तब दोस्त बनाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए बना लिए, कुछ बात हो गई तो पता चलेगा कि हमारे ऊपर ही लगा देंगे। तो अब तो ये हो गया है कि हमको वहाँ पर भी, जहाँ पे ऐसी जगह थी जहाँ सब बराबर होते थे, वहाँ पर भी बांट दिया गया है। एक एक खाने में रख दिया गया कि उनसे नहीं बोलना है, उनसे नहीं बोलना है। यही व्यवस्था सवर्ण यूनिवर्सिटी नहीं, यूट्यूब पर पढ़े, यूट्यूब पे पढ़ेगा ही कि वहाँ जाएगा तो कुछ ना, भाई 4 लोग रहते हैं, कुछ ना बात हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद क्या होगा, चला जाएगा पुलिस में। अब क्या है, ये तो जो राय है कि हमको सुना ही नहीं है, ये हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी खिलाफ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है कि दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए, उनको होना चाहिए, लेकिन इसमें है ही नहीं। दूसरे पक्ष को सुनेगा ही नहीं, क्या मतलब है इसका? तानाशाही है, कुछ भी ला दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। अब है क्या कि पता नहीं उनके नीचे कौन बैठा है, जो सरकार है उनके नीचे कौन बैठा है कि जो बना के दे रहा है ये और ये लगा रहे हैं। इसका मतलब कि क्या ऐसे लोगों को बैठा रखा है जो मर वगैरह कर रहे हैं। कम से कम विरोध करेंगे, रुकने वाले नहीं। बिल्कुल नहीं, विरोध है, बिल्कुल नहीं, पूरा पुरजोर विरोध रहेगा। आपका शुभ नाम? शशिभूषण सच तिवारी जी। सपोज करिए मैं एससी हूँ, मैं अभी तुरंत आपके खिलाफ कह दूं कि आप जो बात कर रहे हैं इससे मैं आयात हो गया, मैं 5 थाने में जाऊंगा, आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा, आप अभी टंग आ जाएंगे यहीं से और आपको बिना पूछे बंद किया जाएगा। आप सिद्ध करते रहिए, करते रहिए सिद्ध। मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने बच्चों को देखूंगा, मैं अपना काम धाम देखूंगा, आप हाथ हो घूमिए। यही ये की सच्चाई है। कुछ कहना चाहते हैं आप? अब क्या कहना, यही है कि आप सभी अपने भाइयों का बात सुन लिए, इससे यही शिक्षा मिलती है। आप भी समझ रहे हैं तिवारी जी, टके सिर भाजी टके सिर खाजे वाली का चौपट राजा है ना वो कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये चौपट राजा है और अभी भी सवर्णों के पास यह बहुत ही सोचने और विचारने का समय है कि 27 का चुनाव नज़दीक है। यदि इस कानून में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके इसको लागू किया जाता है तो यह इसमें बहकावे में मत आइए, ये आपको लालीपाप देंगे और पुनः आप उनको वोट देंगे तो उसका पुनः आपके पास इतना बड़ा डंडा लेके आपके पीछे डालने की व्यवस्था बना देंगे। तो ये देखिए किस तरह से यूजीसी एक्ट का विरोध हो रहा है। हम अधिवक्ता लोगों के बीच में थे, हमने सोचा कि इससे बेहतर समाज नहीं मिलेगा जो तथ्यों को जानता है, समझता है और चीज़ों को बेहतर तरीके से कहता है। तो यूजीसी एक्ट का ज़बरदस्त विरोध है, राष्ट्रव्यापी विरोध है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आ रही है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।